नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत में बैंकिंग प्रणाली, और ये हमारा जो है इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत लेक्चर चल रहा है। इसके पहले हमने जो है भारत के अंतर्गत यानी जो कृषि है, उद्योग है और जो सेवा क्षेत्र है उनसे संबंधित मुद्दे पढ़े। राष्ट्रीय आय के बारे में हमने जाना, तो ये सारी चीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम अभी देख रहे हैं भारत में बैंकिंग प्रणाली। तो ये कंप्लीट रूप से यहाँ पे बैंकिंग प्रणाली हम देखेंगे। इसके अंतर्गत हम जो बैंक है उसके कार्य देखेंगे, उसका भारत में मतलब मुख्य रूप से इतिहास हम बात करेंगे, फिर उसके बाद भारत में उसका विकास देखेंगे। इसके अलावा भारत में जो बैंकिंग की संरचना है वो हम देखेंगे आरबीआई के अंतर्गत। उसके अलावा जो अन्य बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, सभी बैंकों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। कुछ अन्य जो है योजनाएं गवर्नमेंट के द्वारा बैंकिंग प्रणाली को अपग्रेड करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, सारी चीज़ें हम यहाँ पर विस्तार से जानने वाले हैं। इसके अलावा आप देखिए, टेलीग्राम चैनल आपने अभी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल और जो मतलब जो एक प्रकार से डिस्कशन ग्रुप है, यानी कि जो चर्चा परिचर्चा ग्रुप है और जो उत्तर लेखन ग्रुप है, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इनमें जोड़कर जो है और आप अपनी तैयारी को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं, भारत में बैंकिंग प्रणाली को। तो सबसे पहले आपके पास में क्वेश्चन आता है कि बैंकिंग प्रणाली जब हम पढ़ रहे हैं तो बैंक होता क्या है। बैंक मतलब हम सिंपल अगर बोले तो बैंक क्या होता है। तो बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो क्या करती है, एक प्रकार से हम अगर देखें एक संस्था है या फिर वित्तीय मध्यस्थ है। वित्तीय मध्यस्थ यानी फाइनेंशियल से रिलेटेड एक मीडिएटर के रूप में भूमिका अदा करती है, जो कि डिपॉजिट को स्वीकार करती है, उस डिपॉजिट को विभिन्न एक्टिविटी के लिए वितरित भी करती है। और ये डायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट भी हो सकता है, फिर कैपिटल मार्केट के द्वारा भी ये काम हो सकता है। तो यहाँ देखिए आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे यहाँ मान लीजिए बैंक है, ये बैंक आप मीडिएटर के रूप में यहाँ देख सकते हैं। तो बैंक आप देख सकते हैं यहाँ पे जमा करता है यानी डिपॉजिट करने वाले हैं, और एक होते हैं कर्जदार यानी कि जो लोन लेने वाले हैं। तो हम सिंपल अगर बात करें, एक कस्टमर है मतलब एक कंज्यूमर है जो एक जमा करता है, वो ले जाकर जमा करता है यहाँ पे 10,000 रुपये, और 10,000 बैंक जमा करती है। जब 10,000 वापस मिलते हैं इसको कुछ समय के पश्चात, तो उस धन के साथ साथ में उसको ब्याज भी मिलता है, इंटरेस्ट भी मिलता है। अब ये जो धन जमा किया जाता है, इसी धन का उपयोग बैंक कभी कभी क्या करती हैं, लोन देने के लिए, यानी कर्जदार को जो है कुछ विभिन्न एक्टिविटी यानी उसका व्यापार करने के लिए, उद्योग और अन्य चीज़ों के लिए यहाँ पे लोन भी प्रदान करती है। तो जो ऋण देती है, उस ऋण को जब वापस लिया जाता है कुछ समय के पश्चात, तो उसके बदले में जो ऋण तो आता ही है, ठीक है, उसके बदले में यहाँ पे ब्याज दर भी आती है। तो इस प्रकार से यहाँ एक्टिविटी चलती है। तो हम सिंपल अगर बोले तो मीडिएटर के रूप में भूमिका निभाती है वित्तीय मध्यस्थ, यानी फाइनेंशियल जो मीडिएटर है उसकी भूमिका निभाता है बैंक। और बैंक हम सिंपल अगर बोलें तो मीडिएटर ही हम इसको बोलेंगे। और वित्तीय संस्था है या एक ऐसी संस्था है जो जमा करती है और उसके बदले में ब्याज देती है, और उस जमा पैसे को भी कभी ऋण के रूप में देती है और ऋण के बदले में ब्याज प्राप्त करती है। तो ये सिंपल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं, हम देखिए ऐसी संस्था है जो किसी देश के वित्तीय व्यवहार में भागीदार होती है, तो हम उसको बैंक बोल सकते हैं। साथ में हम देखें तो हमको बैंकिंग संरचना भी यहाँ देखने को मिलती है। उसके अलावा देखें तो बैंकिंग संस्थाओं के विभिन्न कार्य भी देखेंगे। तो ये संरचना देखने से पहले हम क्या देख लेते हैं, जैसे बैंक के जो कार्य है वो अगर बात करें हम, तो ये संस्थाएं जो है लोगों से जमा को स्वीकार करती है, जैसे हमने अभी बात करें, और ब्याज देती है वहाँ पर। और ये संस्थाएं लोगों को ऋण उपलब्ध कराती है तथा उन ऋण के बदले में यहाँ पे ब्याज लेने का कार्य भी करती हैं। साथ में विदेशी व्यापार में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। सारे काम यहाँ देखने को मिलते हैं। और ये कार्य संगठित क्षेत्र द्वारा किए जा सकते हैं और असंगठित क्षेत्र के द्वारा भी किए जा सकते हैं। और बैंकिंग संरचना हम देख सकते हैं दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो संगठित बैंकिंग संरचना होती है और एक असंगठित बैंकिंग संरचना होती है। तो संगठित की अगर बात करें, संगठित में अंतर्गत जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड और विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं है वो हम देखने को मिलती है, निजी और प्राइवेट, निजी और जो है सरकारी दोनों हो सकती है। और असंगठित के अंतर्गत हमको ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो कि साहूकार है, महाजन है, और देसी बैंकर्स भी इनको कहा जाता है। ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। और संगठित में हमको क्या देखने को मिलता है, संगठित में सभी जो वाणिज्यिक बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, तो इन सभी को संगठित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो दोनों के मध्य हम यहाँ पे अंतर की अगर बात करें तो संगठित बैंकिंग संरचना जो है, संगठित बैंकिंग संरचना व्यवस्था में शाखा का निर्माण यानी कि जो क्रेडिट है उसका निर्माण कानूनी तौर पर किया जाता है, जबकि असंगठित जो क्षेत्र है, असंगठित बैंकिंग संरचना में शाखा का निर्माण आपसी विश्वास पर होता है। इसके अलावा संगठित बैंकिंग व्यवस्था सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में कार्य करती है। मतलब जो संगठित है वो किसके अंतर्गत में काम करेगी? आरबीआई के अंतर्गत यहाँ पे। और जबकि असंगठित जो क्षेत्र है वो आरबीआई से क्या होते हैं, आरबीआई से यहाँ पे मुक्त होते हैं, यानी कि आरबीआई के क्षेत्र अधिकार में ये काम नहीं करते। असंगठित जो साहूकार है, सेठ है, महाजन है, ये सभी इससे अलग रहते हैं।
इसके बाद हमको देखने को मिलता है स्वतंत्रता के पश्चात भारत में बैंकिंग व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के जो कारण है, तो उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे हमको विभिन्न कारण देखने को मिलते हैं, जैसे कि लोकतांत्रिक व समाजवादी आदर्शों का पालन करना, इसके बाद वित्तीय प्रणाली से सभी को जोड़ना, ब्याज दरों में समानता लाना, असंगठित बैंकिंग की जो अव्यवस्था है उसको दूर करना, आर्थिक व सामाजिक शोषण को रोकना, वित्तीय व्यवस्था को निजी नियंत्रण से मुक्त करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, ये सभी कारण थे किसके, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में बैंकिंग व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के कारण। और समग्र रूप से अगर यह देखें तो आर्थिक समाजवाद की दिशा में एक कदम भी देखने को मिलता है। तो ये हो गए हमारे स्वतंत्रता के पश्चात भारत में बैंकिंग व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के कारण। अब इसके बाद हमको एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो बैंक है, बैंक की जो कार्यप्रणाली है वो क्या हो सकती है। तो बैंक की कार्यप्रणाली आप देखिए यहाँ पे क्या हो सकती है। बैंक की कार्यप्रणाली के अंतर्गत अगर देखें तो यहाँ दो चीज़ें हमको देखने को मिलती है। एक तो वो ऋण प्रदान करता है लोगों को। हाँ, यहाँ पे अगर देखें तो ऋण हम देख सकते हैं, ऋण हो सकता है कोई उद्योग को संचालित करने के लिए ऋण हो सकता है, कोई फैक्ट्री या फिर कोई मकान है, कार है या अन्य कोई एक्टिविटी के लिए, व्यापार चलाने के लिए यहाँ पर ऋण प्रदान किया जाता है और उसके बदले में ब्याज भी यहाँ प्राप्त किया जाता है। ऋण जो दिया जाता है वो ज़्यादा ब्याज दर पर दिया जाता है, परंतु जमा जब किया जाता है तो उसमें कम ब्याज दर यहाँ प्रोवाइड की जाती है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो बैंक की जो आय है वो हमेशा बढ़ते जाती है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर जमा। जमा की अगर बात करें तो जमा दो प्रकार की होती है। बैंक के अंतर्गत हम नॉर्मली अगर कंज्यूमर की बात करें तो वो दो प्रकार की यहाँ जमा कर सकता है। तो देखिए जमा को यहाँ डिपॉजिट बोला जाता है। तो डिपॉजिट कितने प्रकार की होती है, दो। एक तो डीडी यानी डिमांड डिपॉजिट होती है और एक होती है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है कुछ कंडीशन, कुछ समय काल के लिए यहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है, उसे बोला जाता है टर्म डिपॉजिट। अब यहाँ डिमांड डिपॉजिट के बारे में अगर देखें तो यहाँ दो प्रकार के खाते देखने को मिलते हैं। दो प्रकार के खाते मतलब देखिए, एक तो करंट अकाउंट, ठीक है, चालू खाता, और एक सेविंग अकाउंट, बचत खाता जिसे हम बोलते हैं। अब दोनों में अंतर देख लीजिए यहाँ पे, मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या अंतर है। तो देखिए करंट अकाउंट में जो व्यापार मतलब एक प्रकार से जमा और निकालने की जो सीमा होती है वो कोई लिमिट नहीं होती है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं होती है। परंतु सेविंग अकाउंट में एक निश्चित सीमा यहाँ पे जो है कैलकुलेट की जाती है। फिर यहाँ देखिए करंट अकाउंट में हमको इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता, यानी कि जो जमा होती है उस पर कोई ब्याज यहाँ पे प्राप्त नहीं होता जमाकर्ता को, परंतु सेविंग अकाउंट में कुछ निश्चित ब्याज दर यहाँ पे निर्धारित कर दी जाती है। फिर यहाँ देखिए करंट अकाउंट का यूज़ जो है कमर्शियल यानी वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। सेविंग अकाउंट का यूज़ है व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, व्यक्तिगत यानी पर्सनल यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर यहाँ देखिए करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट ओडी की सुविधा रहती है। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति का खाता है, खाते में जीरो बैलेंस है, जीरो बैलेंस यानी कि उसके खाते में कोई भी पैसा नहीं है, वो निकाल नहीं सकता, परंतु करंट अकाउंट में ये सुविधा होती है कि जब जीरो बैलेंस भी है तो उसके अलावा भी वो पैसे वहाँ से निकाल सकता है, बाद में उसको एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। तो ये सुविधा किस में रहती है, करंट अकाउंट में। परंतु सेविंग अकाउंट की अगर बात करें, सेविंग अकाउंट में ओडी यानी कि ओवरड्राफ्ट की सुविधा यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। मतलब अगर कोई व्यक्ति के खाते में जीरो बैलेंस है तो वहाँ से पैसे नहीं निकाल सकता सेविंग अकाउंट से। दोनों के मध्य ये थोड़ा सा अंतर था। अब हम देख लेते हैं टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट मतलब कोई कंडीशन, मान लीजिए साल भर के लिए हमको करना है, 10 साल के लिए हमको करना है, हर महीने हमको यहाँ पे जो है चेंजेस चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे टर्म डिपॉजिट होता है। टर्म डिपॉजिट मतलब हम देख सकते हैं एक तो आरडी होता है, रिकरिंग डिपॉजिट इसे बोला जाता है, और एक एफडी होता है, एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट इसको बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे आरडी जो होता है एक नियत तिथि के बाद बार बार हमको यहाँ पे पे करना पड़ता है। मान लीजिए हम जो है हर महीने जो है 1,000 रुपये 10,000 रुपये पे करना है, तो हर महीने हमको इस प्रकार से पे करना पड़ेगा। जब वो पे कर दिया जाएगा तो 10,000 रुपये में कुछ ब्याज मिलेगा, तो ब्याज के साथ में अगला जो जमा किया जाएगा वो भी, और जो ब्याज है, सभी चीज़ें जोड़कर आने वाला जो क्रम होगा उसका बढ़ते क्रम में ब्याज देखने को मिलेगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो ब्याज इसमें मिलता है उस पर जो है टैक्स नहीं देना पड़ता। पर एफडी की अगर बात करें तो एफडी में एक बार यानी कि मान लीजिए 10 साल के लिए हमको जमा करना है पैसे, तो 10 साल यहाँ फिक्स्ड हो गए और उस पर एक निश्चित समान दर पर ब्याज लगेगा, और इसका कुछ हिस्सा जो है कर के रूप में देना होता है। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था। किसकी कार्यप्रणाली हमने देखे, बैंकिंग की। तो बैंकिंग की नॉर्मली जो कार्यप्रणाली हमने देखे बेसिक तौर पर, आगे हम और विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए आपने देखे हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं बैंकिंग प्रणाली का इतिहास, यानी हिस्ट्री देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग जो सिस्टम है उसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हिस्ट्री है क्या, हिस्ट्री की अगर बात करें यहाँ पे तो हमको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले हमको बात करते हैं यहाँ पे देखिए तो 1157 की बात करते हैं। 1157 में क्या हुआ था, तो जो आधुनिक बैंक है उसका आरंभ देखने को मिलता है। और यहाँ इटली की बात करते हैं, इटली, ठीक है, इटली मतलब यूरोपीय जो कंट्री है, इटली भूमध्य सागर में स्थित है, ठीक है।
इसमें बैंक ऑफ जो बेनिस है, बैंक ऑफ बेनिस के नाम से इसकी स्थापना जो है आधुनिक बैंक के रूप में प्रारंभ की जाती है 1157 में। इसके पश्चात हमको 1401 में देखने को मिलता है, 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना, बैंक ऑफ बार्सिलोना देखने को मिलता है। फिर 1407 में हमको बैंक ऑफ जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत अगर देखें तो बैंक ऑफ जेनेवा देखने को मिलता है। और लास्ट में हमको 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना देखने को मिलती है। तो ये मुख्य रूप से बेसिक तौर पर हम देख सकते हैं। और 18वीं सदी की बात करते हैं तो 18वीं सदी का मतलब क्या है, 1700 से 1800 के बीच की जो मध्य की जो अवधि थी वो 18वीं शताब्दी कहलाती है। उसमें सार्वजनिक पूंजी वाली जो कंपनियां हैं उसके प्रवेश के साथ ही बैंकिंग क्षेत्र के विकास में काफ़ी तेजी देखने को मिलती है। तो ये वर्ल्ड लेवल पर यानी विश्व लेवल पर हमने बैंकिंग प्रणाली का इतिहास देखें। अब हम बात करते हैं भारत की। तो भारत में जो बैंकिंग का विकास है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो अलग अलग चरणों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ देखिए चरण हमको देखने मिलते हैं। एक तो प्रथम चरण से लेकर 7वां चरण, यानी 7 चरण यहाँ देखने को मिलते हैं बैंकिंग व्यवस्था के आरंभ में। तो पहला जो चरण है उसको प्राइमरी स्टेज बोला जाता है और ये देखने को मिलता है। चलिए हम एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं। पहले चरण की बात कर लेते हैं। तो पहले चरण में हमको क्या देखने को मिलता है, पहले चरण की अगर बात करें तो ये देखने को मिलता है, देखिए 1806 तक हमको देखने को मिलता है पहला चरण। और भारत का जो प्रथम बैंक है उसकी अगर बात करें तो यहाँ से हमको 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान हमको देखने को मिलता है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान देखने को मिलता है कहाँ पे, कलकत्ता में। कलकत्ता मतलब कोलकाता आज की डेट में अगर बात करें, कोलकाता आज की डेट में हम बोल सकते हैं। तो कलकत्ता में हमको ये देखने को मिलता है। वर्तमान में कोलकाता हम देख सकते हैं पूर्णतः यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित था। इस बैंक की स्थापना अलेक्जेंडर एंड कंपनी इसके द्वारा की गई थी, जिसे शीघ्र ही जो है ऑफ कर दिया गया। ठीक है, मतलब ये चालू तो हुआ था 1770 में, परंतु पहले चरण में ये चालू हुआ था। पहले चरण की बात करें तो यहाँ से ये देखने को मिलता है, परंतु ये शीघ्र ही इसको बंद कर दिया गया। बात करें अब सेकंड की, सेकंड यानी कि द्वितीय चरण की अगर बात करें तो यहाँ से हमको 1806 की बात करें। ठीक है, 1806 से लेकर 1860 तक, 1806 से 1860 की जो अवधि थी वो कहलाती है सेकेंडरी, यानी कि सेकेंड स्टेज के अंतर्गत ही आती है। और यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों यानी कि वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति या उनके हितों को ध्यान में रखते हुए निजी जो अंशधारी यानी कि जो शेयर वहाँ पर लगाते हैं उनके द्वारा भारत में तीन प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई। एक तो बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई जो कि बाद में स्टेट बैंक के रूप में कन्वर्ट होता है। एक और होता है इसके अंतर्गत बैंक ऑफ बॉम्बे, जो भी यहाँ पे तीनों मर्ज होकर इंपीरियल बैंक बनते हैं। और एक और है यहाँ पे बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों जाकर हम देखें तो बाद में ये इंपीरियल बैंक के रूप में कन्वर्ट होते हैं और इंपीरियल बैंक बाद में SBI के रूप में कन्वर्ट होता है। तो ये हम बाद में इसकी कहानी बात जानेंगे, पर आप अभी जानिए द्वितीय चरण के अंतर्गत जो कि 1806 से 1860 के अंतर्गत देखने मिलता है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए तीन जो है बैंकों की स्थापना की। तीन प्रेसिडेंसी बैंक इनको बोला जाता है, क्योंकि पहले बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, तीनों अलग अलग प्रेसिडेंसी यहाँ मानी जाती थी। और तीनों में हम देख सकते हैं बंगाल का जो है यानी कि बैंक ऑफ बंगाल की अगर बात करें तो बैंक ऑफ बंगाल हमको 1806 में देखने मिलता है। बैंक ऑफ बॉम्बे हमको 1840 में देखने मिलता है और बैंक ऑफ मद्रास हमको 1843 में देखने मिलता है। तो तीनों बैंक की यहाँ अवधि है, इनकी स्थापना की गई। और ये तीनों बैंक जो है सरकार के नियंत्रण में थे, यानी गवर्नमेंट उस समय जो थी उसके नियंत्रण में थे। और सन 1862 में जो है मतलब सन 1862 तक इन्हें नोट इशू करने का भी अधिकार प्राप्त हो गया था। मूल रूप से अगर बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही ये कार्य करने के कारण तीन प्रेसिडेंसी बैंक असफल हो गए। और 1921 में, मतलब देखिए मैंने बात किया था 1921 की, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1840, 1843 और 1862 में ये निर्गमन का अधिकार भी प्राप्त हुआ, परंतु असफल रहे। और यहाँ देखिए 1921 में तीनों बैंकों को आपस में जोड़ दिया गया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से या IBI जो है उसके नाम से इसको जो है मर्ज कर दिया गया और नया नाम क्या आ गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये तो था दूसरा चरण। अब इंपीरियल बैंक आप याद रख लिए 1921, बाद में हम देखेंगे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। नेक्स्ट जो है हमारे सामने 1860 की बात करते हैं। 1860 से लेकर 1913 इस अवधि में जो भी बैंकिंग का विकास हुआ वो कहलाता है तीसरे चरण, यानी कि थर्ड स्टेज इसको बोला जाता है। यहाँ देख सकते हैं हम 1865 की बात करते हैं। 1865 में जो इलाहाबाद बैंक है, ठीक है, इलाहाबाद जो बैंक है, ठीक है, इलाहाबाद बैंक यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखें
1981 में एलियांस बैंक ऑफ शिमला देखने को मिलता है। अवध कमर्शियल बैंक देखने को मिलता है। 1894 में हमको पंजाब नेशनल बैंक यानी कि जिसे हम पीएनबी के नाम से जानते हैं, पीएनबी देखने को मिलता है। फिर 1901 में हमको पीपल्स बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जो है वो देखने को मिलता है 1901 में। इन सभी की स्थापना देखने मिलती है। और सीमित देयता के आधार पर 1881 में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। तो यहाँ आपको याद रखना है अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक पूर्णतः इंडियन के द्वारा चलाया जाने वाला बैंक था। ये मतलब पहला जो बैंक माना जाता है, पूर्ण रूपेण भारतीयों द्वारा स्थापित एवं संचालित पहला बैंक। अगर देखें तो स्थापित भी मतलब देखिए जो अवध कमर्शियल बैंक था वो भारतीयों द्वारा संचालित था, परंतु स्थापित वो था कैसा था मतलब जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित था। परंतु पीएनबी का अगर बात करें, पंजाब नेशनल बैंक की, तो पंजाब नेशनल बैंक ऐसा बैंक था जो कि पूर्ण रूपेण भारतीयों द्वारा संचालित था और साथ में स्थापित भी उन्हीं के द्वारा था। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1894 में पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी। सन 1906 में बैंक ऑफ इंडिया जो बीओआई के नाम से जाना जाता है। सन 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा, 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 1913 में बैंक ऑफ मैसूर, इन सभी की स्थापना देखने को मिलती है। और ये सभी स्टेज आपको तीसरे चरण यानी थर्ड स्टेज में देखने को मिलता है। बात करते हैं चौथे स्टेज की। चौथे स्टेज की जो ड्यूरेशन है वो हमको देखने मिलती है 1913 से लेकर 1939 तक। 1913 से 1939 ये फोर्थ स्टेज के नाम से जानी जाती है। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात, ठीक है, जो भारत में बैंकिंग का विकास तीव्र गति से देखने को मिलता है। और यहाँ देखिए 1921 की अगर बात करें, 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को आपस में मर्ज कर दिया गया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आईबीआई के नाम से देखने को मिलता है 1930 में। तो 1930 की अगर बात करें तो 1930 में केंद्रीय बैंक जांच समिति यहाँ पे मतलब बैठाई गई, ठीक है। केंद्रीय बैंक जांच समिति का यहाँ गठन किया गया। समिति ने अपने प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट में सुझाव दिया कि देश में एक मजबूत, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाए। तो केंद्रीय बैंक के रूप में यहाँ पे जो है आरबीआई की स्थापना होती बाद में, यानी कि 1934 का जो भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम आया था, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो अधिनियम है, तो उसमें 1934 का यह आया था। इसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसकी स्थापना हुई और इसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। किसके अंतर्गत? चौथे चरण के अंतर्गत। तो ये देखिए हमने 4 चरण यहाँ पे देखे किसके, जो बैंकिंग व्यवस्था है, बैंकिंग व्यवस्था के विकास के संबंध में। अब बात करते हैं 5वें चरण की, यानी कि 5th स्टेज इसको बोला जाता है। 5वें चरण में देखिए आपको ड्यूरेशन देखने को मिलता है 1939 से लेकर 1946 तक। 1939 से 46 तक ये देखने को मिलता है 5th स्टेज। और यहाँ बैंकिंग विस्तार की अवधि कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बैंकिंग विस्तार की अवधि, इसको कहा जाता है। सभी बैंकों के मांग निक्षेप की मात्रा में वृद्धि हुई। नए बैंकों की यहाँ स्थापना के साथ पुराने बैंकों की नई शाखाएं भी यहाँ खोली गई। और इसी चरण में अगर बात करें तो यूनियन कमर्शियल बैंक यूसीबी के नाम से तथा हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक मतलब एचसीबी इसके नाम से यहाँ पे अगर देखें तो 1943 में इनकी स्थापना की गई। तो ये हमको देखने को मिलता है 5वें चरण के अंतर्गत। और उसके बाद हमको 6वां चरण देखने को मिलता है। 6वां चरण यानी 6th स्टेज इसको बोला जाता है। 1946 से लेकर 1991, 1946 से 1991 की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको 1 जनवरी 1949 की बात करते हैं। तो इसमें जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ आरबीआई है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका जो किया है, क्या किया गया? नेशनलाइजेशन यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1949 में। और मार्च 1949 की अगर बात करें तो यहाँ पे जो भारतीय बैंकिंग अधिनियम है वो भी पारित किया गया। मार्च में बैंकिंग अधिनियम भी यहाँ पे क्या किया गया? पारित किया गया। ये आपको ध्यान में रखना। और इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। साथ ही 1955 की बात करते हैं, 1 जुलाई 1955 को, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एसबीआई के रूप में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया। एसबीआई इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और नाम बदलकर इसका भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। फिर बाद में 1969 में हमको क्या देखने को मिलता है? इसी के अंतर्गत 1969 में हमको 15 जो यानी 14 बैंक है 1969 और 1980 मतलब 1969 में आपको 14 बैंक और 1980 में 6 बैंक, ये टोटल मिलाकर जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इनका राष्ट्रीयकरण होता है, ठीक है। व्यावसायिक जो बड़े बैंक थे, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक का यहाँ पे जो है स्थापना की गई। तो ये 6वें चरण के अंतर्गत देखने को मिलता है। फिर अगर बात करें तो आपको 7वां चरण देखने को मिलता है।
तो सातवां चरण में क्या देखने को मिलता है, सातवें चरण की अगर बात करें तो ये आपको ड्यूरेशन देखने को मिलता है सन 1991 से लेकर वर्तमान तक, यानी कि अभी तक की अगर बात करें तो ये सेवन्थ स्टेज के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। ठीक है, तो सेवन्थ स्टेज ये 1991 में, तो यहाँ पे एक जो है नई आर्थिक नीति यहाँ पे लागू होती है, नई आर्थिक नीति यहाँ पे लागू होती है। और इसको होने के पश्चात यहाँ पे क्या होता है, 1993 में निजी क्षेत्र को पुनः बैंक खोलने की अनुमति दे दी जाती है। आपको पता होगा एलपीजी आता है, 1990 जो है, यानी कि 1990 के आसपास अगर देखें तो एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, निजीकरण, उदारीकरण और जो वैश्वीकरण है वो यहाँ पे देखने को मिलता है एलपीजी के तहत। और इसी के तहत निजी क्षेत्रों को बैंक खोलने की अनुमति दे दी जाती है। इसके साथ ही विदेशी बैंकों को भी भारत में अपना विस्तार करने तथा उसकी नई शाखा खोलने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। तो इसी के तहत हमको जो है आगे जो है भारत में स्थापित बैंकों की एक लिस्ट दी गई है, इसको हम देख लेते हैं। बाकी के जो है नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे। तो भारत में जो बैंक है उनको स्थापना की अगर बात करें तो सन यहाँ दिया गया है, देखिए एक तरफ बैंक का नाम और एक तरफ वर्ष दिया गया है। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में स्थापित किया गया था। बैंक ऑफ बंगाल आप देख सकते हैं 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। ये तीनों बैंक को 1921 में क्या कर दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से बदल दिया गया। फिर बाद में 1955 की अगर बात करें तो इंपीरियल बैंक को एसबीआई के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण करके। तो ये आपको ध्यान में रखना। इलाहाबाद बैंक 1865 में, अवध कमर्शियल बैंक 1881 में, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में, इंपीरियल बैंक 1921 में, बैंक ऑफ मैसूर 1931 में, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि जो एसबीआई है जिसका जो इंपीरियल बैंक है उसका नाम बदलकर राष्ट्रीयकरण किया गया था 1955 में, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1964 में, फिर आईसीआईसी जो आई बैंक है 1994 में, एचडीएफसी बैंक 1977 में, एक्सिस बैंक जो है 1993 में। ये सभी बैंक यहाँ पे आपको लिस्ट के रूप में दिख रहा है, तो आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर या नोट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। देखिए हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखे हैं, तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। हमारा जो है देखने को मिला भारत में बैंकिंग प्रणाली। उसके बाद हमने बैंक होता क्या है, तो यह उसके अंतर्गत संरचना हमने बात करें। फिर बेसिक तौर पर उसका जो प्रोत्साहन से संबंधित जो कारण है वो देखे, कार्यप्रणाली क्या होती है, बैंकिंग प्रणाली के इतिहास हमने देख लिए। उसके बाद हमने भारत में बैंकिंग जो व्यवस्था है उसका विकास देख लिए, और कुछ बैंकों की लिस्ट देखे हैं जो कि स्थापित हुए थे और उनकी सन हमने देखे हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और हम जो है बाकी जो नेक्स्ट चीज़ है यानी भारत में बैंकिंग संरचना इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।